लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस सेगमेंट में हम चर्चा करते हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिष्ठित लोगों से उनकी जीवन यात्रा के बारे में। जिस भी क्षेत्र में वो काम करते हैं उनकी जीवन का पड़ाव उतार चढ़ाव, निजी ज़िंदगी के उनके कई ऐसे किस्से होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो सार्वजनिक जीवन में लोगों को नहीं पता होती, दर्शकों को। लेकिन आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जब कॉलेज के दिन थे, जवानी के दिन थे, छोटी आंखों में बड़े सपने होते हैं, क्योंकि उस समय देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था और 24 साल के उस युवक ने उस समय देश की आज़ादी के लिए, देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किया, डंडे खाए, लाठियां खाए, बेहोश हुए और कारावास की सज़ा भी भुगती। देश में जब आपातकाल हटा, उसके बाद 77 में जब जनता लहर आई, पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और सीकर की उस सीट पे उस युवक को जनता पार्टी से टिकट मिला। लेकिन उन्होंने उस टिकट को लौटाया और कहा कि नहीं, मेरे से वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इनको टिकट दिया जाए। आज की राजनीति के दौर में जब एक टिकट के लिए क्या मारकाट मस्ती है, आपसे हमसे कोई छुपी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान भाजपा के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले घनश्याम तिवाड़ी जी। 6 बार राजस्थान में विधानसभा में रहे, विधानसभा का चुनाव जीते और ख़ास बात ये 6 बार जीते, लेकिन 3 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से। पहले सीकर से यात्रा शुरू की, फिर चौमू से, फिर राजस्थान में सांगानेर से और आज 2022 से वो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। स्वागत है घनश्याम जी सारे जहां से अच्छा कार्यक्रम में। धन्यवाद। और आज हम इस पूरी जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे सवाल भी कि जो शायद बाकी इंटरव्यू में नहीं होते हों। तो मैंने जैसा पहले कहा कि छोटी आंखों में बड़े सपने जी। तो छोटी आंखें जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या राजनीति में आने का था या कुछ और सपने थे? देखिए, मेरा राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था। मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हिंदू समाज के संगठन और उसमें सक्रियता के अलावा मेरा कोई काम नहीं था। मैंने वही काम शुरू किया। मैं आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस बार जो संघ की गुरुदक्षिणा हुई थी उसमें 73वीं बार मैंने गुरुदक्षिणा की, यानी 73 वर्ष से लगातार, मतलब मैं 6 साल का था तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जा रहा हूँ। वहां से ही मेरी शुरुआत हुई थी। तो वो जो आपातकाल का दौर था उस समय की, जो आज राजस्थान में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता होंगे, किसी भी पद पे बैठे होंगे, उन्होंने आपातकाल के बारे में सुना है, उसकी जातियों के बारे में सुना है और पढ़ा है। लेकिन आप उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, गवाह रहे हैं, जो यातनाएं झेली, क्या दौर था वो? देखिए, मैं जब फिर स्टूडेंट राजनीति में आ गया था, उसके बाद में मुझे भारतीय जनसंघ का यूथ विंग का राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया। तो मैं उसका अध्यक्ष था। तो हमने जेपी मूवमेंट में भाग लिया बहुत जबरदस्त, और उसके 2-3 प्रसंग हैं जिन प्रसंगों के कारण से हमको प्रेरणा मिली और जयप्रकाश नारायण जी के मूवमेंट में हम शामिल हो गए। पहला तो ये कि गुजरात में एक नव निर्माण का आंदोलन छात्रों का चला था और चिमन भाई पटेल उसमें मुख्यमंत्री थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि वहां पर उनके हेलीकॉप्टर को छात्रों ने उतरने नहीं दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने ही मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना पड़ा। और उसके बाद में बिहार में छात्रों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और जयप्रकाश नारायण जी ने उसका नेतृत्व संभाला। जब पटना में जयप्रकाश नारायण जी जब घुस रहे थे उस समय उन पर लाठियां पड़ी। उस समय रामधारी सिंह दिनकर ने आह्वान किया था कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्यात, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। उसके बाद में हमने जेपी मूवमेंट के हर काम में भाग लेने का काम प्रारंभ कर दिया। और मैं उस मीटिंग में था जो 24 तारीख की रात को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। और उन्होंने कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया,
अब ये प्रधानमंत्री जो है उसने जो सारा काम कर रही है वो असंवैधानिक है और सेना और पुलिस इनकी बातों को नहीं माने। ये बहुत बड़ी रामला मैदान की रैली से आकर मैं सीकर आ गया था। उस समय न तो कोई सोशल मीडिया था, न कोई मोबाइल थे, न लैंडलाइन के टेलीफोन भी नहीं थे, अखबार भी एक दिन लेट छपकर पहुंचते थे। उस समय मैं अपना आया रात को 25 जून की रात को आया, बैठा और मैं गया सीधा कोर्ट में वकालत करने के लिए, और वहीं से मुझे कहा कि आप गए साहब बुला रहे हैं, और मुझे पकड़ कर लेकर उन्होंने DIR में बंद कर दिए। तो ये DIR में किया। उसके बाद में मेरा पहला केस हुआ हिंदुस्तान भर में जिसमें मुझे DIR में डिस्चार्ज किया। उसके बाद मेरा मीसा का वारंट है, लेकिन मैं भूमिगत हो गया, और भूमिगत होते होते DIR में 2-3-4 महीने जेल में रहने के बाद में फिर भूमिगत होकर फिर जो आंदोलन चला वो हमने आंदोलन चलाया। उस समय संघ ने एक सत्याग्रह शुरू किया इमरजेंसी को उठाने के लिए, और जब सत्याग्रह शुरू किया तो वहां झुंझुनू में कुछ स्वयंसेवकों को पीटा गया था और मेरे से रहा नहीं गया, और मेरे वकील में जागृत हो गया अपने आप में, और मैंने सुरेश H माथुर वहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, उनकी कोर्ट में मैंने उनका मेडिकल कराने की एप्लीकेशन दे दी। उसमें मुझे वहां से पकड़ा वहां के कोतवाल ने, DSP ने, और उस डिस्ट्रिक्ट जज के सामने कोर्ट में से घसीटते हुए ले गए। डिस्ट्रिक्ट जज देखता रहा और फिर ले जाकर पीटा, बहुत बेहोश हो गया, फिर मरा हुआ समझकर झुंझुनू में रेल के डिब्बे में डाल दिया। फिर मैं सीकर आया, फिर वह हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, फिर बार काउंसिल ने, बार एसोसिएशन ने वह प्रस्ताव पास किया, और जयप्रकाश नारायण अटल जी सब ने इस घटना पर 2 दिन तक जेल का उपवास किया, और ये घटना घटित हो गई मेरे साथ। ये मैंने भोगी, और इसी बात पर भोगी मुझे कहा कि आप 20 सूत्री कार्यक्रम के समर्थन पर दस्तखत कर दो, हमने नहीं की। तो ये जयप्रकाश जी के मूवमेंट के कारण से ये सारी ताकत आई, और मैंने इमरजेंसी में 5 काम किए। जेल में जाने का काम किया, वकालत करने का काम किया, भूमिगत रहकर काम किया, और उसके बाद में जब इमरजेंसी थोड़ी कम हुई तो पहला व्यक्ति मैं था जिसने भारतीय जनसंघ की प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग बुलाई थी, और जिसमें केवल 4 आदमी आए थे। तो आपातकाल को न केवल सुना, न केवल देखा, परंतु भोगा, और उसके उसमें सब प्रकार के उपक्रमों में मैंने भाग लिया। ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने उस छोटी सी उम्र में जितनी यातनाएं सही और भूमिगत रह के भी काम किया, संगठन को भी संभाला। लेकिन हमारे जो युवा दर्शक देखते हैं उनके मन में भी एक सवाल होता है, और हम सब ये सोचते हैं कि वो जब उम्र होती है 22-23 साल की, हर लड़का देखता है कि मैं वकालत करूं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। क्या कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि हम इस तरह जो कर रहे हैं, चाहे वो JP का आंदोलन था, राष्ट्रभक्ति की बात अच्छी थी, लेकिन परिवार कैसे चलेगा अगर कल को कैसी परिस्थिति रही, कितने दिन जेल में रहना पड़े और राजनीति में सफल समाज सेवा में नहीं हुए, तो परिवार कैसे चलेगा? क्या कभी एक बार भी ये मन में ख्याल आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, और मेरे परिवार ने मेरे से ज्यादा सहन किया। मैं कुछ बातें कभी बता नहीं, आपको आज बता देता हूँ कि जब मुझे गिरफ्तार किया उसके बाद हमारे घर पर छापा मारा, और मेरे जितने सर्टिफिकेट्स थे, 150-200 सर्टिफिकेट थे मेरे, डिबेट कंपटीशनों के इंटर यूनिवर्सिटी के थे। मैं कबड्डी का वो होल्डर वो था वहाँ का, कबड्डी का राजस्थान यूनिवर्सिटी का वो भी था मेरे, वो मुझे मिला हुआ था, और भी सारे काम किए थे। तो घर पर उन सारे सर्टिफिकेट को जला दिया, सारों को कब्रों में भगा दिया। और जब इमरजेंसी में एक स्थिति ये आ गई, जब मैं भूमिगत काम कर रहा था, कि कोई त्योहार आया था, और जो हमारे लोग जेल में के बंद थे वो बहुत सामान्य परिवारों के थे, उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उस समय मैंने मेरी वाइफ का गहना लेकर और सीकर के एक ऐसे आदमी को मैंने गिरवी रखा जो बहुत ब्याज लेता था, कोई उससे लेने नहीं जाता था। वो रुपए लेकर मैं उनको अपने स्वयंसेवकों जो गिरफ्तार जेल में थे उनको बांट कर आया था, ये काम किया था। तो परिवार के सोचने की तो अलग, परिवार पूरा का पूरा
मेरे साथ खड़ा था और विशेषकर मेरी पत्नी खड़ी थी कि हम लोग उस समय इस आपातकाल में लड़ते रहे। और मेरी पत्नी तो एक मकान में अलग से किराए का लेकर रहा, नाम बदल कर, और वहाँ जो ये भूमिगत काम करते थे, रात को 12 बजे बाद में उनके लिए भोजन बनाने का, उनको भोजन पहुँचाने का ये काम करती थी। तो हमने तो परिवार के साथ इसको लड़ा। तो दर्शकों, जो आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं बनी, और तिवारी जी जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता रहे होंगे कि जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया ताकि वो एक विचारधारा, जो विचारधारा लेकर वो शुरू से चले थे। और आज जैसा कि भी उन्होंने बताया कि 73वीं बार गुरु दक्षिणा, मतलब 5 साल का जो बच्चा निक्कर में घूमता है, उस समय से अगर ये विचार आता है कि हिंदुत्व की स्थापना के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, या देश में जो और समस्याएं थी जो जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज की तब कर रही थी, तो जो यात्रा तिवारी जी की अभी शुरुआत हमने की, और जो ऐसे प्रसंग सुनाए कि सिर्फ तिवारी जी ने ही पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए काम नहीं किया, पूरा परिवार संकट, और सबसे बड़ा सवाल कि उनको अपनी चिंता नहीं थी, उनको उस दौर में भी चिंता वो थी कि जो स्वयंसेवक गिरफ्तार हो गए और उनके घरों की क्या स्थिति हो, उनके घरों का चूल्हा जलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। और वो जो 77 वाला प्रसंग, जिसकी हम तो सिर्फ सुनते सुनते हैं, कई बार पुराने अखबारों में कहीं मिल जाती है, कि उस दौर में जब लग रहा था कि लहर है और लोकसभा में पार्टी जीत गई थी, तब वो टिकट लौटाने वाला क्या प्रसंग? जी, वो प्रसंग बहुत ही मेरे जीवन में एक नहीं 3 प्रसंग है ये। पहला प्रसंग ये था कि 77 में मैं टिकट मांगने नहीं गया था। जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, जबरदस्त माहौल था, सैकड़ों लोग टिकट मांग रहे थे, लेकिन मुझे टिकट दे दी थी। मुझे टिकट मिल गई जनता पार्टी की, तो लोग बहुत प्रसन्न हुए शिखर से। तो फिर मेरे पास कुछ कार्यकर्ता है और उन्होंने कहा कि भाई ये जो है, मैंने फार्म ही भर दिया था, फार्म भर दिया था, लास्ट दिन था जिस दिन सिंबल पेश करना था। तो मुझे कहा गया कि भाई ये यहाँ आपके बड़े कार्यकर्ता हैं, इनके लिए क्या आप त्याग कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे अधिकारियों से बात कराओ। तो उस समय जो संघ के वहाँ प्रचारक थे जिला के, उन्होंने मुझे असत्य भाषण किया कि सोवन सिंह जी से मेरी बात हो गई है, आप बिड्डा करना चाहो तो कर लो, हम मदन जी सोनी को चुनाव लड़ा देंगे। तो मैंने संघ के आदेश मानकर मैंने वो टिकट मेरी 77 में वापस कर दी, जो शायद कोई करता नहीं, और वो मैंने कर दी। लोग हजारों लोग बाहर खड़े थे, वो करते वापस मत करो, वापस मत करो, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन हमने उस टिकट को लौटाया। दूसरा एक प्रसंग मेरा आया जब मैं सीकर से तीसरी बार एमएलए का चुनाव लड़ा और मैं हारा नहीं था, मुझे बलराम जी जाखड़ ने हरा हुआ घोषित करवाया था। उस समय जब मैं आया जयपुर, तो उसके बाद में मुझे 2 महीने बाद ही राज्यसभा की टिकट दे दी थी। और राज्यसभा की टिकट में मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं घर से टीका लगाकर फार्म भरने के लिए विधानसभा में चला गया था। वहां गया तो रामदास जी अग्रवाल थे हमारे अध्यक्ष, उन्होंने आकर कहा कि भाई शेखावत साहब ये कह रहे हैं कि आप मत लड़ो। तो उस समय भावड़ा जी थे अध्यक्ष, उनका नहीं आप लड़ो। और जो मुरली मनोहर जोशी थे अध्यक्ष, उनसे फोन करके वहां से पूछा, उनका नहीं हमने टिकट दिया आप लड़ो। लेकिन रामदास जी ने कहा कि भैरव सिंह जी नहीं चाहते हैं कि भाई भंडारी जी भी जाएं, आप भी जाएं, किसी ओबीसी के आदमी को भेज देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, भैरव सिंह जी कह रहे थे राज्यसभा टिकट संभालो। और मैंने निर्विरोध चुनाव होता उस समय, तो मैंने राज्यसभा टिकट वापस दे दी और सुंदर सिंह जी भंडारी और शिवचंद्र सिंह जी गुजर ये 2 चले गए, राज्यसभा टिकट मैंने वापस दे दी। ऐसा ही एक मेरा प्रसंग आया जब कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष थे और गोविंदाचार्य जी महामंत्री थे, तो मुझे मेरा अध्यक्ष बनने का प्रदेश खत्म हो गया था और अधिकांश प्रदेश प्रतिनिधियों ने लिखकर दे दिया था, और चुनाव था तो मैं जीतता। तो मुझे संघ कार्यालय बुलाया गया। अब बुलाकर कहा भाई घनश्याम जी आप भी विड्रा कर लो, गुलाब जी विड्रा कर लेंगे, और कुछ बनने के लिए बहुलाल जी शर्मा को अपर अध्यक्ष बना देते हैं। इसके बाद में देंगे। मोर जी ने कहा मुझे कि यार मैं तो 5 महीने 6 महीने के लिए बनूंगा, फिर तुमको बना देंगे। तो मैंने वो भी विड्रा कर लिया। तो मैं एक बार नहीं, मैंने 3 बार ये विड्रा कर चुका हूँ, ये मैं आपको बताऊँ। मतलब मैं कभी भी किसी पद के लिए लड़ने का के लिए मैं राजनीति में नहीं था।
नहीं, ये जो चीज आपने बताई कि हमको तो सिर्फ थी कि एक बार जो टिकट मदन लाल जी सोनी को दिया गया और शायद सोनी जी हार गए थे चुनाव, हार गए। वो 77 की लहर में सोनी जी हार गए थे, और आप होते तो शायद आज हम ये कहते कि 7वीं बार के विधायक, हाँ, आज 6 बिल्कुल, बार के बिल्कुल होता है। विधायक, लेकिन 3-3 बार लौटाना, तो ये आज की राजनीति में जो लोग आते हैं वो ज्यादातर ये समझ के आते हैं कि पार्टी में आने का मतलब है कि टिकट पाना, चाहे पार्षद की हो चाहे विधायक की वो हो, और नहीं मिलती है तो टिकट से फिर वो बगावत करते हैं या खिलाफत करते हैं। लेकिन तिवारी जी ने जैसा बताया कि 3 बार इन्होंने, जबकि अगर रामदास जी ने कहा कि भैरव सिंह जी चाहते हैं, हो सकता है भैरव सिंह जी नहीं चाहते हो, भैरव सिंह जी इन्हीं को भेजना चाहते हो, लेकिन कई बार राजनीति में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि संघ का, जैसे 77 का उदाहरण दिया कि सोहन सिंह जी ने कहा, अब सोहन सिंह जी ने कहा या नहीं कहा, निचले स्तर पर भी हो सकता है वो मैनिपुलेशन इस तरह से रहा हो कि भाई इनकी जगह इनको टिकट दिया जाए। तो ये राजनीति में आज जो लोग आते हैं उनके लिए धैर्य की भी बात है, उनके लिए सीखने की बात है, उनके लिए समझने की बात है। खैर, जो आपने 3 बताए कि 3 बार आपने त्याग किया, लेकिन क्या राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की इतनी 50 साल लंबी यात्रा में आपको कुछ ऐसे एक आध और उदाहरण आते हैं कि किसी ने त्याग किया हो? त्याग करने वाले लोग तो बहुत थे। हमारे यहाँ जनसंघ के अध्यक्ष रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे जगदीश प्रसाद माथुर, वो भी सिकर के थे। उन्होंने बहुत बार त्याग किया, 2 बार किया उन्होंने, मेरे सामने मुझे अच्छी तरह ध्यान है। तो त्याग करने वाले बहुत लोग थे। और राजस्थान में तो ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने टिकट देने से मना कर दिया, उनको जबरदस्ती कहा। आपने बीच में कहा ना कि भैरव सिंह चाहते कि नहीं चाहते, तो जब मैंने विड्रा कर लिया तो भैरव सिंह जी ने मुख्यमंत्री के कमरे में अपना कमरा बंद कर लिया और भोजन नहीं किया सुबह से। और लोगों ने कहा क्यों गेट खोलो, नहीं खोलूंगा, जब तक घनश्याम नहीं आएगा मैं गेट नहीं खोलूंगा। तो मेरे घर पर बुलाने के लिए वो सब ललित जी, बाबड़ा जी, बौर जी, रघुवीर सिंह जी कौशल सब घर पर गए, बोले चलो भैरव सिंह जी खाना ही नहीं खा रहे हैं। तो वो फिर मैं गया, मैंने कहा मैं घनश्याम, तब उन्होंने गेट खोला, फिर आंखों में आंसू आ गए उनके, देखो मैंने तुम्हारी टिकट कटवा दी, तुमको आपने तो कटाई है ना, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, भोजन करो। तो ये भी भावना थी साथ साथ। हाँ, कि अगर टिकट काटा है लेकिन पश्चाताप हुआ तो वो तकलीफ हुई। उन्होंने किसी गणित में काटा होगा कि भाई ब्राह्मण बड़े नहीं चल जाएंगे, ओबीसी का भी जाना चाहिए, उससे बात करके उन्होंने किया होगा। तो उस समय तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के रूप में हम काम करते थे सभी लोग। और आज जो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है ना, उसमें ऐसे बहुत से लोगों का, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े त्याग किए हैं, जिंदगी भर जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, काम करते रहे, कुछ भी नहीं मिला उनको, काम करते रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके कारण से, और वो एक मिशनरी के रूप में राजनीति में काम करते थे। आज कोई आता है सीधा लेना चाहता है, वैसा नहीं था। जो जिस दौर से आपने राजनीति शुरू की, और निश्चित रूप से सन 1952 से लेकर 2002 तक, जब तक भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति नहीं बन गए, तब तक 50 साल तक भैरव सिंह जी राजस्थान के एक छत्र नेता रहे, जनसंघ रहे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, और उनके लेके कोई विरोध नहीं था, उनके नेतृत्व को लेके। लेकिन मैंने भी उस दौर में देखा है, और बहुत से लोगों ने जो हमारी दौर के हैं, हमारी उम्र के हैं, कि भैरव सिंह जी से आप हैं, कैलाश मेघवाल हैं, पुष्पा जैन हैं, 3-4 लोग ऐसे मेरे को नाम ध्यान आते थे कि जिन्होंने उनसे सीखा है। सिर्फ ये नहीं कि भैरव सिंह जी के हम नजदीक हैं तो सिर्फ टिकट ले लें, जो उनकी संसदीय कार्य प्रणाली थी, जो भैरव सिंह जी की, भैरव सिंह जी जब विधानसभा में बोलते थे, चंदनमल जी बैद, परशुराम मदेरना, खेत सिंह राठौड़, गुलाब सिंह शक्तावत, पुरानी विधानसभा में मैंने भी कुछ, जब मैं पत्रकारिता में नहीं था तो जाता था हमारे मित्र के साथ एक। लेकिन आपने उनसे सीखा, और आपके साथ बहुत से ऐसे नेता रहे जो भैरव सिंह जी के बहुत नजदीक रहे। और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि अभी हमारी राजस्थान विधानसभा चल रही है, और आज जब हम विधानसभाओं का सत्र देखते हैं, विधायक सवाल नहीं पूछ पाते हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप लोग थे, जब ध्यान है 80 और 85 की, जब भारतीय जनता पार्टी के 32 एमएलए आया करते थे, और तब आप 4-5 लोग जो है, नाथू सिंह भी बीच में रहे, ये लोग सवाल उठाया करते थे। तो आज की युवा जो राजनेता हैं, राजनीति में आते हैं, उनको आप क्या ऐसी सलाह देना चाहेंगे कि राजनीति सिर्फ पद पाने का साधन नहीं है, राजनीति में आपको समय भी देना पड़ता है और आपको अध्ययन भी करना पड़ता है? देखिए, मैं 1-2 उदाहरण बताना चाहता हूँ आपको। आज के जो विधायक हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं जब 80 में आया और फिर 85 में आया, दोनों बारों में 2 बड़े काम हुए।
एक बार तो भैरव सिंह जी तो हमारे मार्गदर्शक थे ही, मैंने पाइप स्कैंडल उठाया था पाइप से गिरा, बिल्कुल। और पाइप स्कैंडल इतना चला और उसके बाद में राजस्थान की विधानसभा में ही चीफ इंजीनियर को इस्तीफा मांगा गया और उनको उसको बर्खास्त करने की घोषणा की। ये विधानसभा के पटल पर ही हुआ। तो उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों, उस समय की सरकार भी सोचती थी कि ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको उठाना चाहिए। एक दूसरा प्रसंग आया, जो वह चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनका कोई प्रकरण एक आ गया और हरदीप जोशी मुख्यमंत्री थे। वो जब बोल रहे थे तो मैंने समाचार पत्र का यो अखबार लेकर खड़ा होकर मैंने कहा, ये देखिए आपका चीफ सेक्रेटरी क्या कर, ये देखिए आपका चीफ सेक्रेटरी क्या करता। और मुझे ये कहते हुए हरदीप जोशी के प्रति भाव प्रकट करता हूं कि उन्होंने वही कहा कि मैं चीफ मुख्य सचिव को अभी पद से हटाता हूं। तो विधानसभा के माध्यम से, विधानसभा का पटल ऐसा है कि उसके पटल से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। केवल हंगामे में समय नहीं, मैं तो बीच में जब वो जवाब दे रहे थे, बीच में खड़ा होकर मैंने दिखाया और उन्होंने कहा ये काम कर दिया, उसी प्रकार ये काम हो गया। तो ये एक विधानसभा अपने बात रखने की, भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने की, ब्यूरोक्रेसी पर अंकुश रखने की, अपनी बात कहने की और अपने क्षेत्र का विकास करने का बहुत बड़ा मंच है, पटल है। जब मैं एमएलए बना तो पुरानी विधानसभा में लिफ्ट खराब थी। मुझे वो वाक्य याद है, मैं श्री शेखावत साहब के साथ यूं रैंप में चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। पहले दिन था, मैं 30 साल का ही था। तो मुझे उनका थे घनश्याम, मारोड़ी में बोलते दे घनश्याम, और विधानसभा जो की है ना, इम कई एमएलए आवा बनर में जीतर भी चल जाए, हार भी चल जाए, जको ई विधानसभा का पटल ने जनहित में उपयोग करेगा वो नेता बन जाएगा, और बाकी तो चाहे जिंदगी भर एमएलए ही बनो रही। तो ये उन्होंने मुझे एक सीख दी थी। तो हमने हमेशा विधानसभा के पटल का, चाहे सत्ता में रहे हो, सत्ता के बाहर रहे हो, जल कल्याण के लिए और जनता के हित में उपयोग किया है, और ये पटल उसी लिए है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भैरव सिंह जी ने जो सीख दी, और मैं मानता हूँ कि जो सीख भैरव सिंह जी ने आपको दी, भैरव सिंह जी ने बहुत से नेताओं को दी होगी, लेकिन शायद वो सब सारे लोग उस सीख को नहीं ले पाए। और आपने जो उनके साथ अध्ययन किया, जो विधानसभा में सवाल उठाना, और कई बार चर्चा होती है पत्रकार जगत में भी कि जब विधानसभा में, आज की जो विधानसभा है उसकी जब हम पुरानी उससे तुलना करते हैं, तो गुलाब कटारिया, घनश्याम तिवाड़ी, राजेंद्र राठौड़, शांति धारीवाल, ये 3-4 नाम आते हैं। वो पक्ष प्रतिपक्ष कोई भी हो, ये स्वीकार करते हैं कि संसदीय ज्ञान जितना इन लोगों में था, और जो विधानसभा की जो परंपरा है, विधानसभा की जो प्रतिष्ठा है, उसको इन लोगों ने ऊपर उठाया। लेकिन आज की जो विधानसभा है, क्या आपको लगता है कि इस विधानसभा में पहले की जो परंपराएं निभाई जा रही हैं, या सिर्फ विधानसभा खाना पूर्ति के लिए रह गई है कि 3 सत्र चलने, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र? तो पहले की विधानसभा, जब आप 80 की विधानसभा से आज की तुलना करते हैं, 45 साल पुरानी, तो क्या अंतर आपको नजर आता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। पहली बात तो है कि उस समय हमारे एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट बहुत था। इसके मैं 2-3 उदाहरण दूंगा बाद में। कि एक बार मैं विधानसभा में बोल रहा था, तो मैंने बोलते बोलते कह दिया हरदेव जी जोशी के लिए कि वदामी न ददामी, बदामी न ददामी। तो दूसरे दिन वो आए नहीं। और स्पीकर को उन्होंने कहा कि वो घनश्याम ने मेरा अपमान कर दिया कल हाउस में, इसलिए मैं नहीं आता। तो मुझे बुलाया, पूनम चंद जी बिश्नोई थे अध्यक्ष हमारे। क्या कहा मेरे साहब? मैंने तो कुछ नहीं कहा, प्रोसीडिंग देख लीजिए। तो मुझे कहा घर जाओ, उनको लेकर आओ। गाड़ी थी नहीं मेरे पास, तो विधानसभा की गाड़ी थी, अजमेर रोड पर रहते थे जोशी जी। मैं उनको लेने घर आया, घर आकर मैंने प्रणाम किया। बोला अच्छा तू मेरा ही अपमान करता है? मैंने क्या अपमान किया? तो उनका मैं जोशी जी का लड़का हूँ, अपने पिताजी के लिए बोले, और मैं संस्कृत समझता हूँ, तू बोला उसका अर्थ मुझे पता है। तो मैंने कहा चलो साहब गलती हो गई। वो बैठ कर आ गए। फिर चैम्बर में पूनम चंद जी बिश्नोई, भैरव सिंह जी शेखावत साहब और हरदेव जी जोशी और मैं बैठे थे, ना तो राम जी मिर्जा भी बैठे थे। तो बात हुई
तो उनका इसने ये बदामी न ददामी बोला, तो फिर इसका क्या अर्थ होता है? भरोसी सिंह ने मुझे कहा भैया इसका मतलब जो बोलता है देता नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या हो गया भाई, आप तो आश्वासन देते हो लेकिन पूरा करते नहीं हो, ये बात संस्कृत में बोल कर कह दी। तो उन्होंने कहा नहीं है, इसका अर्थ होता है डफोड़ संघ। अच्छा, बदामी में ददामी का मतलब? बदामी न ददामी एक कहानी है पूरी इसकी। अच्छा। लेकिन उसका अर्थ अंत में आया कि डफोड़ संघ। अच्छा। यानी वो घोषणा खूब करता है, खूब बोलता है, करता कुछ नहीं है। करता कुछ नहीं है। तो इसका अर्थ ये है। तो फिर मैंने कान पकड़े और 2 उठ बैठ लगाई और वापस हाउस में आ गए। तो इस प्रकार का भाव रहता था। अरे इसी प्रकार का भाव था जब मैं 80 में MLA था, मैं खूब बोलता था सरकार के खिलाफ। और भारतीय जनता पार्टी का पहला अधिवेशन हमने सीकर में किया। सीकर में अधिवेशन किया और वहां भीड़ खूब हो गई, हमारी कल्पना के विपरीत। तो हमारे पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं थी, ठहरने की व्यवस्था नहीं। रामलीला मैदान में हुआ था। रामलीला मैदान में हुआ था। अब ठहरा ही कहाँ पर? तो मैंने हरदेव जोशी साहब को फोन किया, साहब हमारा अधिवेशन है, यहाँ 10,000 लोग आ गए, क्या करूं मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे अधिवेशन को? साहब आप कुछ मत करो, आप स्कूलों की छुट्टी करो और हम स्कूलों में रुकाएंगे। और तो बोल बंद कर दिया। अच्छा। और थोड़ी देर बाद मेरे पास इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सीकर में आ गया। उसने कहा कि छुट्टी तो नहीं कर सकते साहब, एक दिन तो रविवार है, वैसे छुट्टी है, शनिवार को वो घोषित छुट्टी कर देते हैं, आप अपने सरकारी स्कूलों में रुका दो। तो हमने सारी सरकारी स्कूलों में बीजेपी के प्रतिनिधियों को रुकाया। ये उस समय का वातावरण था। उसी प्रकार उन्होंने पानी वाले एक्शन को, बिजली वाले एक्शन को भेजा कि भाई इनकी कोई मदद करना तो कर दो। वो मदद करी मैंने विधानसभा में, इसका उनको धन्यवाद दिए। तो ये मतलब इतना आपस में सामंजस्य था। तो वो नाराज हुए लेकिन हंगामा नहीं किया, मेरे से कान पकड़ा लिए और फिर उनका आगे बात, जैसे कि मैंने कोई संसदीय शब्द का प्रयोग भी नहीं किया, मैं करता भी नहीं हूँ, परंतु वो संस्कृत का उसका गहरा अर्थ निकाल रहे थे। तो उन्होंने, लेकिन इतनी भावना आपस में रहती थी कि भरोसी सिंह साहब भी बैठ गए, पूनम चंद जी बैठ गए, सब ने बैठ कर कहा रहे ठीक है चलो चलो लाडू मंगाओ। वो लड्डू मंगाए, लड्डू खिलाए और हम विधानसभा आकर बोलने लगे। तो इस प्रकार का जो विश्वास है वो होना चाहिए, उसकी थोड़ी कमी आ रही नहीं। लेकिन जो आपने बहुत दोनों प्रसंग जो आपने बताए कि बदामी न ददामी का जो था उसका अर्थ ये निकलता था और एक चैम्बर में बैठ के आधा घंटे में उसका सारा वो हो गया। दूसरा जो आपने सीकर के अधिवेशन की बात की, बहुत आज की राजनीति जो टकराव की है, कटु अनुभवों की राजनीति है, ऐसे में उस समय एक विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री अगर दूसरी विपक्षी पार्टी के अधिवेशन के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं कराते थे तो ये आज के राजनेताओं के लिए सोचने की बात है कि हम किस राजनीति में कर रहे हैं। राजनीति विचारधारा की और सिद्धांतों की राजनीति हो या राजनीति टकराव की राजनीति और विधानसभा को ठप करने की, बहिर्गमन की राजनीति हो। मुझे याद आता है तिवारी जी के विधानसभा में जब बहस होती थी तो भैरव सिंह जी जो भी अच्छा बोलता था उससे लड्डू मंगवाया करते थे। अरे यार आज बहुत अच्छा बोला कालीचरण, घनश्याम बहुत अच्छा बोला, लड्डू मंगा, और सारे जितने विधायक हैं उनमें लड्डू बटा करते थे। क्या वो उस जो बीच में विधानसभा में कुछ कड़वाहट के क्षण, कुछ टकराहट के क्षण आते थे, वो लड्डू की मिठास क्या उन कड़वाहट को घोल देती थी? और क्या आज ऐसा संभव है? नहीं, आज तो बिल्कुल संभव नहीं है। उसमें तो इतनी आलोचना करके बाहर आते थे और बाहर आने के बाद में जो विपक्ष वाले भी बोलते थे आज बहुत अच्छा भाषण दिया, चलो आपके कमरे में आके लड्डू खाते हैं। तो शेखा साहब कमरे में आ जाते थे, वो लड्डू खा लेते थे और फिर कहते वो लोग कैसा किया, ठीक हुआ ना। तो ऐसा करके उस समय भावना थी। तो उस भावना को तो पुनः माननीय सदस्यों के अंदर विधानसभा के अंतर्गत लाना ही चाहिए। नहीं, लेकिन जैसे आप, मैं विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आप जनसंघ, स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में है, 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी बनी और आज लगभग 45 साल हो रहे हैं। जो दूसरे लोग हैं आज राजनीति में विरोधी विचारधारा के लोग हैं, वो कहते थे एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी कहती थी वी आर डिफरेंस, हम दूसरों से अलग हैं। और चाल, चरित्र और चेहरे के मामले में भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट नहीं देते थे वो भी सपोर्ट करते थे कि नहीं यार ये आदमी हार रहे हैं या कैसे भी हैं लेकिन ये सही आदमी है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेसीकरण हम कह सकते हैं या सत्ताकरण
जब सत्ता नहीं थी तो विचार, सिद्धांत और चाल चरित्र चेहरा था, लेकिन बहुत सी चीजें बदलती जा रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी कहती है, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, या जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पा रही है? क्योंकि आपने जितनी बातें कही हैं आज खुलकर कही हैं, बेबाकी से कही हैं, और इसमें कोई राजनीति की उठापटक नहीं है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस की वो जो कमियां थी, वो जो कुछ ऐसी चीजें थी, वो चीजें अब आती जा रही हैं? देखिए, जहां तक मैं देख रहा हूं, 6 अप्रैल 1980 को में था, वह जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी अध्यक्ष बनाए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी महामंत्री थे। उसके बाद में दिसंबर के अंतिम दिनों में मुंबई में बांद्रा रिक्लेमेशन ग्राउंड पर पहला अधिवेशन हुआ था, और मोहम्मद भाई करीम छागला आए थे। तो उन्होंने उस अधिवेशन को देखकर कहा कि कौन है जो ये कह रहा है कि कांग्रेस का विकल्प नहीं है, मैं यहाँ पर कांग्रेस का विकल्प देख रहा हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी ने शिवाजी पार्क की सभा में फिर कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो उस कमल को खिलाने के लिए बहुत लोगों ने जबरदस्त संघर्ष किया। उसी संघर्ष के एक प्रतीक के रूप में श्री नरेंद्र मोदी हैं। उन 11 वर्ष के काल में आप किसी भी मंत्री पर, सरकार के किसी भी विभाग पर किसी भी प्रकार का लांछन नहीं लगना और किसी भी प्रकार के घोटाला नहीं होना, ये चाल चरित्र को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी किस प्रकार का नियंत्रण है। और पार्टी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के नियमित रूप से वर्ग होते हैं, नियमित रूप से सारे काम होते हैं, विचारधारा पर चर्चा होती है और प्रस्ताव बनते हैं, उन सब में वही बातें चलती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया, अंत्योदय का स्वरूप आज देखिए, 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है। अंत्योदय का स्वरूप शौचालय बन गए 11 करोड़ से। अंत्योदय का स्वरूप इतने किसानों को 3 महीने से अब उनकी किस्त मिल जाती है। आज आरोग्य भारत के अंतर्गत कितने लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। तो ये अंत्योदय का विस्तृत स्वरूप है। उसी प्रकार से हमने उसमें कहा, परम वैभवन नेतु में तत्स्वरूप, मेरे राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना। उसको पहुंचाने के लिए आज चौथी अर्थव्यवस्था होकर तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है, और सामरिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से पुनरुत्थान हो रहा है। तो किसी भी प्रकार से बीजेपी का डेविएशन नहीं है। हम उन सिद्धांतों के प्रति एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि मांग करते थे जब जनसंघ में थे और बीजेपी में थे कि धारा 370 समाप्त करो, 3 तलाक का कानून समाप्त करो, जहां राम ने जन्म लिया वहां मंदिर बनाओ। सारे काम एज इट इज करके दिखा दिए। तो सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल विचलन नहीं है और उसी प्रकार से काम हो रहे हैं। इसी प्रकार से कैडर को ट्रेंड करने का जो काम है वो भी लगातार जारी है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की थी उनको मूर्तिमंत रूप में देश के सामने लाकर खड़ा करना और बिना बेझिझक करना। लोग कहते राम जी का मंदिर वहां बनेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, पूर्ण तरीके से बन गया, उद्घाटन हो गया। लोग कह रहे थे ये धारा 370 हटेगी तो क्या हो जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाएगा। कुछ नहीं हुआ, चुनाव हो गया, 65% वोट पड़े, सरकार बन गई। ऐसे 3 तलाक का हो गया, ऐसे वक्फ बोर्ड का हो गया, ऐसे सारे यूसीसी जो वो है उसके सब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग होने लगे। तो जो घोषणाएं थी, नीति संबंधी घोषणाएं, आर्थिक संबंधी घोषणाएं और परमाणु बम बनाने के लिए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाकर अब भारत में अंदर सारे रक्षा के उपकरण पैदा करना, भारत में ही वायुयान बढ़ाना, सारे काम करना। तो किसी भी प्रकार से समर्थ भारत, विकसित भारत, एक जन, एक राष्ट्र, एक संस्कृति का भारत, इन सब बातों में कहीं डेविएशन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी आप कहती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती,
सारी दुनिया कहती है कि डेमोक्रेटिक जो दल है दुनिया में, जहाँ डेमोक्रेसी है उन कंट्रीज में, सबसे बड़ी 11 करोड़ से अधिक मेंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो आज विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। और इसका एक उदाहरण है साहब, अगर अब डेविएशन होता तो हम पारिवारिक परंपराओं में फंस जाते नहीं क्या? हमारा एक वेंकैया नायडू अध्यक्ष बनता है, कभी कभी हमारे यहाँ सना कृष्णमूर्ति बने, सना कृष्णमूर्ति बने तमिलनाडु से, कभी हमारे यहाँ पर बंगारू लक्ष्मण बने हैं, कभी अडवाणी जी बने हैं, कभी मुरली मनोहर जी बने हैं, और अभी जेपी नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी बने। तो सामान्य कार्यकर्ता एक उच्चस्थ पद पर आकर बैठ जाता है। ये भारत नरेंद्र मोदी जी का आप देखो, संघ का काम किया, संगठन मंत्री गुजरात में बने, फिर राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने, फिर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने, और फिर मुख्यमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने तक की उनकी यात्रा पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित है एक स्वयंसेवक के रूप में। तो मैं तो उनको कई बार व्यक्ति रूप से मिलकर कहता हूं कि आप आदर्श स्वयंसेवक हो, सर्वोत्कृष्ट स्वयंसेवक हो। उनका व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। इदम राष्ट्राय इदम न मम स्वाहा, इस भावना से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम करता है, इसलिए डेविएशन नहीं। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो 1951 में जब 53 में मुखर्जी का वहां संदिग्ध मौत हुई, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं कि जैसे आपने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होते थे तो मिल बैठ के हो जाते थे, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकारिणी 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर में। आज मदन राठौड़ जी को अध्यक्ष बने 13 महीने हो गए, और निर्वाचित अध्यक्ष फरवरी में बन गए थे। 8 महीने से आज कार्यकारिणी नहीं बन पा रही है, कई बार लीक हो जाती है। ये चीजें शायद भारतीय जनता पार्टी में पहले नहीं थी, और एक वर्ग में इस तरह का मिथक फैल रहा है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के फैसले होते हैं सब दिल्ली से होते हैं। जयपुर शहर की कार्यकारिणी भी अगर 4 महीने से नहीं बनी तो वो क्या सब कुछ दिल्ली से होते हैं, इसलिए देर हो रही है। देखो, पहली बात तो ये है कि इस भ्रम का निवारण होना चाहिए कि सब बातें दिल्ली से होती है। हाँ, ये सत्य है। नहीं, इसीलिए मैंने आपसे सवाल, हाँ, बता रहा हूँ, सारे सवाल आप बेबाकी। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि टिकटों का वितरण जो है वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से होता है, इसमें कोई मीन मेक नहीं। अध्यक्षों का जो निर्वाचन होता है प्रदेशों का, वो हमारे यहाँ सर्वसम्मति से होता है, और उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है। उस प्रोसेस से जाकर काम होता है। अब जैसे अखिल भारतीय देश का चुनाव है तो 88 लोगों से तो अब तक चर्चा हो चुकी है। तो हमारे यहाँ कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं कि पिता बड़ा फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया। ऐसी बहुत सी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हो चुकी हैं। पारिवारिक, तो मैंने उसको नाम लिया था राज्यसभा में, पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टियां। और ये है 11 करोड़ लोगों की है, तो एक गांव का आदमी भी है, एक शहर का आदमी भी है, एक किसी, और सारे वर्गों की पार्टी है। हमको इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विचार विमर्श करके इस काम को करना पड़ता है। अब कुछ कामों में डिले हो जाती है वो, लेकिन वो केवल वहाँ उसी के कारण से ऐसा नहीं है, यहाँ भी एक समन्वय के रूप में हो जाती है। जब राजनीति में कोई व्यक्ति आता है, और आप जैसे 50 साल से हैं, तो बहुत सी चीजें जो होती हैं, हमारी रुचियां, अभिरुचियां, उनसे हम दूरी हो जाती है। तो राजनीति से हटते हुए एक सवाल के, पिछली कई सालों में कुछ याद हो कि पिक्चर हॉल में कोई पिक्चर देखी हो? वो वसुंधरा जी कराती थी पैराडाइज एंटरटेनमेंट में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वैसे परिवार के साथ जाके पिक्चर देख। मैंने ये जो महारानी लक्ष्मीबाई पर वो मणिकर्णिका वो बनी थी, वो फिल्म जाकर मेरे परिवार के साथ हॉल में देखी थी। और तो कोई मैंने फिल्म हॉल में देखी नहीं। अच्छा। मुझे 33 वर्ष तो ऐसे बीते मेरे। 72 से लेकर मैं 72 में युवा जनसंघ राजस्थान का अध्यक्ष बन गया था, फिर 33 साल तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। मतलब 72 से लेकर 2005 तक? 5 तक मैंने कोई पिक्चर नहीं, कोई पिक्चर नहीं। मेरे कई, मैं बताना नहीं चाहता, बता देता हूँ कि नहीं, ये चूंकि दर्शकों को बहुत सी, मैंने कहा कि जो त्याग के जो प्रसंग बताए, मुझे भी शायद एक सोमानी जी का था, और
सोनी जी का प्रसंग याद था, लेकिन 2 प्रसंग और राज्यसभा का बताया। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, आज वार्ड के अध्यक्ष बनने के लिए जो लॉबिंग होती है, खींचतान होती है, और प्रदेश के अध्यक्ष का पद अगर ठुकरा देना या राज्यसभा का टिकट ठुकरा देना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें किताबों में, गूगल पे मिलती है, और आप जो जो चीजें बता रहे हो, ये दर्शकों के लिए, जितने भी लोग सुनेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के, ये जो त्याग, ये जो पद की नहीं लेने की इच्छा या दूसरों को देने की, ये आज की राजनीति में चूंकि देखने में नहीं मिलता, इसलिए जो भी सुनेगा उसको आश्चर्य होगा, क्या राजनीति में ऐसे लोग भी होते हैं। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जो लोग आज समाहित हो रहे हैं। इसलिए जो आपने कहा कि 33 साल तक पिक्चर नहीं देखी, तो वो एक विचारधारा और सिद्धांतों के प्रति जो समर्पण था, उसकी वजह से कई अभिरुचियां कोई। राजस्थान की अगर हम बात करें तो बहुत लंबे समय तक आप राजस्थान की राजनीति की है, आपकी राज्यसभा को छोड़ दें तो लगभग आपने 40-45 साल राजस्थान में की है। भैरव सिंह जी एकमात्र नेता थे, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं की अगर चर्चा की जाए कि जो अलग बिल्कुल थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने बहुत मैं कांग्रेस के कुछ नेताओं के बारे में बता देता हूँ। मोहनलाल जी सुखाड़ा का बताता हूँ। जहाँ दिलीप सिंह हत्याकांड हुआ था, हाँ, उसमें उस आंदोलन में मैं संयोजक के रूप में काम करता था। तो बहुत बड़ा आंदोलन चला था। उस आंदोलन को समाप्त करने की बात थी, तो रात को हम धरने पर बैठे थे, सर्दी का टाइम था। तो सुखाड़िया जी ने हमको सुबह जल्दी बुला लिया 4 बजे, और हम 4-5 लड़के थे, गए बेडरूम में, अपने बेड पर, डबल बेड पर सो रहे थे। आओ इस पर बैठ जाओ, और इसमें अब पैर इसके अंदर लगा, अंदर है, हीटर वीटर उस समय था नहीं, ठंड थी, तो बटा लिया। हमारा क्रोध आता तो वही खत्म हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इंदु इन बच्चों को चाय पिलाओ, तो फिर हम चाय पिलाई। तो ऐसा उनका व्यवहार था। तो उसके बाद वो आंदोलन समाप्त भी हुआ और वो काम हुआ। तो इसी प्रकार से एक उदाहरण हो रहे, तो हरदेव जोशी का मैंने उदाहरण, जब बीमार हो गए थे तो मुझे किसी ने कहा कि भाई उनको दिक्कत हो रही है, तो मैं भगत सिंह पास गया, तो उन्हें किसी आदमी के पास भेजा, उसने मुझे कुछ सामान दिया, और मैं जोशी जी घर गया, फिर जाकर उनको फिर बॉम्बे इलाज करने के लिए भेजा। तो ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिनमें उनका भी है, हरदेव जोशी का भी है, शिवचरण जी माथुर का भी है, और ये सब लोग थे जिन लोगों को आपस में एक प्रकार से मदद करने के लिए किसी प्रकार परशुराम जी मदेरणा थे। कई बार ऐसी बात थी। तो एक बार विधानसभा की ऐसी बात थी, कोई प्रश्न पर विवाद हो गया था, फाइनेंशियल मामला था, तो भैरव सिंह साहब का अलग विचार था, मदेरणा जी का अलग विचार था। मैंने खड़े होकर अलग विचार प्रकट किया उस समय, और विचारधारा लाइन से अलग, दोनों से अलग। हाँ, दोनों ने जो बात कही थी, इसका मतलब ये होता है आर्थिक रूप से, उन्होंने कहा था ये होता है, मैंने कहा ये होता है। उसके बाद में दूसरे दिन मदेरणा जी आए, हाउस में खड़े हुए, और हाउस में खड़े होकर बोले, भैरव सिंह साहब आप भी गलत थे, मैं भी गलत था, ये लड़का जो है घनश्याम, इसने ठीक कहा, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ, उसका भविष्य उज्जवल हो। ये बात विधानसभा में कही। तो ये सब लोग उस प्रकार के लोग थे। आप जैसे अभी राज्यसभा में हैं, और पहली बार आप शायद संसद में गए जी, और सभापति के पैनल में आ गए आप, तो संसदीय ज्ञान की वजह से कि जो आप अनुभव था। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने तो देश की संसद 135 दिन चला करती थी। आज संसद 55 दिन पे आ गई है। तो संसद धीरे धीरे जो अपने विधायी कार्य हैं वो खत्म होते जा रही है, और 55 दिन भी चली, उसमें सिर्फ जितना घंटे होने चाहिए थे उसमें 1/3 पोर्शन चल पाई। तो इसको रोकने के क्या उपाय, क्या सुझाव, मतलब कैसे संसद जो जिसका उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा? देखिए, इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो कि शुरू के दिनों में जब भारत में ये संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, और विधानसभाओं में और लोकसभा में, इन सब में जो बिल आते थे वो ओरिजिनल बिल आते थे, और वो बिल 50 से 100 धाराओं के, 60 धाराओं के, 100 धाराओं के थे, और उन बिलों पर बहस होती थी, उसमें समय ज्यादा लगता था। अब जो अधिकांश बिल आते हैं वो संशोधन विधेयक आते हैं, तो वो एक सेक्शन में, 2 सेक्शन में संशोधन करके आते हैं, तो उनमें बहस में ज्यादा समय नहीं लगता। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि कमेटियों का महत्व बढ़ गया है। जब बजट पेश करने के बाद में लोकसभा में बजट को कमेटियों में भेज देते हैं,
और कमेटियों में सभी दलों के लोग होते हैं और कमेटियों में डिस्कस होकर फिर वो वापस आते हैं, फिर उनमें से 5-6 डिमांड्स छांट लेते हैं कि इन पर बहस होनी है, बाकी कमेटियों में डिस्कस हो गया। इसलिए जो काम में 30 दिन लगते थे उसमें 10 दिन लगने लग गए। एक उसी प्रकार से कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बार बार सेटल्ड हो गई हैं तो उन पर बार बार चर्चा नहीं होती। इस कारण से 3 सत्र होते हैं और संख्या कम अधिक होती रहती है। जहां तक अभी देख रहा हूं मैं, अभी हंगामे में बहुत समय निकल जाता है और वो हंगामा जो है उसके कारण से बिल तो पास होते हैं, फिर वो या तो वॉकआउट के बाद में एक तरफा पास होते हैं या फिर बिना बहस के पास होते हैं। तो ये विधायी कार्य होने का उसमें जरूरी है और इसलिए मैंने विधानसभाओं के बारे में कई बार कहा कि विधानसभाओं में क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है कि बजट विधानसभा में पास होगा, इसलिए विधानसभा का बजट सत्र बुलाना जरूरी होता है। आप अभी 3 सत्र की बात कर रहे थे, तो राजस्थान की विधानसभा में 3 सत्र और 60 दिन ये नियमों में लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी है कि 6 महीने में आपको एक बार करना पड़ेगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी तो लागू है, लेकिन किसी की भी सरकार हो ये 3 सत्र और 60 दिन लागू नहीं है। इसके लिए केवल बजट को भी है कि 4 दिन बजट पर आप बहस होगी, 4 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होगी, 8 दिन डिमांड पर बहस होगी, 1 दिन एप्रोप्रिएशन बिल पर होगी, क्योंकि ये आवश्यकता है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो मैं कई बार कहता हूं कि विधानसभा का मतलब है विधायी कार्य करने का, और विधानसभा का अब बजट सभा के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। इसके बारे में जो स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस है उनका सुझाव दिए हुए हैं और सब राज्यों की विधानसभाओं में इसके कानून नियम प्रक्रिया बनी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि जो नियम और प्रक्रिया बनी हुई है उन सब पर बहस हो। ये बात तो सही है, आपने जो बताया कि पहले ज़्यादा समय लगता था, अब स्टैंडिंग कमेटियों का महत्व बढ़ गया। लेकिन इस बात से शायद आप भी सहमत होंगे कि एक दौर है जब हम युवा थे, कॉलेज में पढ़ते थे या बाद में आज से 30 साल पहले संसद की जब बहस सुनते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, एस जयपाल रेड्डी, चंद्रशेखर और ऐसे सुषमा स्वराज, कई ऐसे नाम थे। लेकिन आज की जब संसद की बहस कोई सुनता है और पुरानी क्लिपिंग्स देखता है तो मन में एक क्षोभ होता है कि क्या सांसद, मतलब जबकि हमारा लोकतंत्र 78 साल पुराना हो गया, उस समय 40 साल पुराना था, तब भी स्पीकर इतने अच्छे होते थे। ये एक कमी शायद आपको भी खलती होगी कि संसद में बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। उन लोगों के प्रति तो बहुत श्रद्धांजलि और धन्यवाद का भाव प्रकट करना चाहिए कि उन लोगों ने अपने जीवन में संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाओं को स्थापित किया, संसदीय लोकतंत्र की मान्यताओं और परंपराओं को स्थापित किया। हमको तो अब उन पर चलना है। तो चलने वालों को तो ज्यादा जोर नहीं आता, इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के जो सांसद हैं वो भी इस बात को देखेंगे और उनके जो भाषण हैं और उनकी जो व्यवस्था के प्रश्न हैं और उनकी जो व्यवस्थाएं दी गई है, आज तो हम केवल उन परंपराओं और व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए ही हैं जो उन्होंने इतनी गहरी कर दी है जड़े लोकतंत्र की भारत में। जब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं को, जो नाम आपने लिए थे, उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको लागू किया है। हमको भी उनसे सीख लेनी चाहिए। अभी एक प्रसंग आया जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे का, बहुत सी बातें हुई, स्वास्थ्य कारण बताया गया, ठीक है स्वास्थ्य कारण था भी, वो शायद रहा भी होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जब पदों पर कोई भी भारतीय जनता, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, कि अगर ऐसे पदों पर किसी को लाए तो क्या आगे से विचार नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई जगदीप धनखड़ जी को उपराष्ट्रपति भेजने में। देखिए, उनके इस्तीफे में दूसरी चीज निकालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मित्र भी हूँ, उनको मैं जानता भी हूँ। वो स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुझे पहले उन्होंने कही दिया था कि भाई मेरा स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, मैं उपराष्ट्रपति रहना नहीं चाहता हूँ, इसलिए और कोई बात उसमें ढूंढना उचित नहीं है। वो बिल्कुल अपने स्वास्थ्य के कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया। देश की जो आज जो टकराव की जो मैंने जैसे की है कि अभी प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी गई है, तो राजनीति का स्तर
क्या इसलिए गिरता जा रहा है कि अधिकांश पार्टियों, जैसा आपने कहा भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट को छोड़ दें तो जो परिवारवादी संस्कृति है उनको लगता है कि राजनीति तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और जो मर्यादा जो एक जमाने में हुआ करती थी, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी भी पक्ष और प्रतिपक्ष में बैठा करते थे, नोकझोंक भी होती थी, बहिर्गमन भी होता था, लेकिन आज संसद में क्या सिर्फ ये नहीं रह गया कि सत्ता पाने के लिए सारी होड़ चल रही है? ये मतलब माँ को अगर गाली दी गई, किसने भी दी है, क्या दी है वो एक अलग प्रसंग है, लेकिन जो स्तर गिर रहा है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, जब हम कहते हैं कि वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कभी धब्बा तो लगता है जब इस तरह की चीजें सुनते हैं। तो मैं एक दो पंक्तियां, इसके लिए आपने प्रश्न पूछा, मुझे खुद बड़ा तकलीफ में हूँ कि मैंने वीडियो खुद सुना है जो गालियां उन्होंने दी है, तो वो कोई भी आदमी, सभ्य आदमी उसको सुन नहीं सकता और उसको बोल नहीं सकता, और मोदी जी इसको बार बार सुनते हैं, ऐसी गालियों को बहुत सुन रहे हैं। तो उनके लिए मुझे दो पंक्तियां याद आती है, किया नहीं जीवन भर विषपान किया है, और किया नहीं विध्वंस विश्व का, जीवन भर निर्माण किया है, जीवन भर विषपान किया है। वो भारत के निर्माण में लगे हुए हैं, और ये गालियां सुनना उनके लिए विषपान की तरह से है, लेकिन उस विष को वो अपने गले तक रखते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो समर्पित व्यक्तित्व है। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा है। वो भावुक होते हैं ना, उनको व्यक्तिगत रूप से आप कितनी गालियां दो, कितनी आलोचना करो, वो बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। लेकिन उनकी माँ के बारे में कहना, वो माँ जिसने गरीबी में उनके पिता के जाने के बाद में पाल पोस कर राष्ट्र को एक प्रधानमंत्री दिया है, उस माँ के बारे में उसके मरने के बाद में इस प्रकार की बातें बोलना, ये न तो को लोकतंत्र के लायक है, न भारत की सामाजिक व्यवस्था के लायक है, और न किसी प्रकार से है। इसलिए इस प्रकार की बातों पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए, और ये नियंत्रण जब तक नहीं होगा जब तक पारिवारिक प्रजातांत्रिक सामंतवादी पार्टियों में यह भावना रहेगी कि हम शहजादे हैं, हमारा ये अधिकार है। ये आम आदमी के घर से आकर कोई बैठने वाला आदमी है, वो कैसे बैठ सकता है? मैं लालू यादव का बेटा हूं तो मैं ही बैठूंगा, मैं मुलायम सिंह जी का बेटा हूं तो मैं ही बैठूंगा, मैं करुणानिधि का बेटा हूं तो मैं ही बैठूंगा, दूसरा कोई कैसे बैठ जाएगा? ये भावना जब तक रहेगी, इस प्रकार के लोग पैदा होते रहेंगे, और वो लोकतंत्र के लिए भी नहीं और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी भारत की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं रहेंगे। अभी आपने जैसे बताया कि हम चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जापान को पीछे छोड़ के, और अब ठीक जल्दी जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और आप ऐसा कौन से सेक्टर मानते हैं जिस अर्थव्यवस्था में, सैन्य में आपने बताया, आने वाले जो अभी 4 साल की हम बात करें, मोदी जी का कार्यकाल है 2029 तक, तो क्या विश्व में भारत की ताकत कहाँ जाएगी जो और आप सोचते हैं? देखिए, जो एक लक्ष्य लेकर चले हम, पहला तो भारत की समुत्कर्ष और निःश्रेयस दोनों बातों को ऊपर बढ़ाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। तो सबसे पहले तो भारत की जो सांस्कृतिक धर्म ध्वजा है और जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, तो उसमें उन्होंने एक बदलाव किया। उनका हम विश्व गुरु नहीं बनना चाहते, विश्व बंधु बनना चाहते। और उन्होंने दिखाया, तुर्की हमारा विरोधी, लेकिन वहाँ भूकंप हुआ तो सबसे पहले भारत की आवाज आई जी। अफगानिस्तान हमारे साथ नहीं, हमारे दोस्ती संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे सहायता भेजी। सारा जब कोरोना का काल था तो 100 देश को हमने कोरोना वो टीका भेजा, तो ये सारे काम हमने किए। तो भारत इस समय जो करना चाहता है, ये करना चाहता है कि विश्व बंधुत्व का काम करना चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व, इसका उदाहरण एक तो हम करना चाहते हैं। दूसरा, भारत किसी से डरेगा नहीं और भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं। तो चीन ने भी कर देख लिया, डोकला में भी किया और फिर गलवान की घाटी में भी किया, अंत में वापस जाना ही पड़ा। पाकिस्तान ने भी कर देख लिया, पहलगांव कर देख लिया, सारे उनको ठिकानों पर हमला कर भारत ने दुनिया में श्रेष्ठ कर दिया कि वो किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ने में सक्षम है। वो काम उन्होंने कर दिया। अर्थव्यवस्था की जहां तक सवाल है,
140 करोड़ 140 करोड़ लोगों का पेट भरकर हम 130 देशों में गेहूं का और चावल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कृषि के रूप में भी हम उनको अन्नपूर्णा भारत माता को बढ़ाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर, इसी प्रकार ये टेलीफोन जो स्मार्टफोन है वो बढ़ाने का भारत ही सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तो विश्व की एक तो प्रोडक्शन का हब भारत बनेगा, दूसरा क्वाड का समझौता कर कर और समुद्र में सारी ताकत खड़ी कर कर भारत सामरिक दृष्टि से दुनिया में तीसरे नंबर की सैन्य शक्ति बन जाएगा। ये भारत करेगा। उसी प्रकार से अभी एक नया काम मोदी जी ने किया है, सुदर्शन। तो सुदर्शन करेंगे, किसी भी प्रकार के हवाई हमले को, परमाणु हमले को रोकने के लिए भारत तय होगा। एक साथ साथ जो भारत ने काम किया है कि कोई भी गरीब आदमी, 4 चीजें, सबसे बड़ा जो अभी संशोधन सुधार किया है वो जीएसटी का जितना बड़ा सुधार किया है, ये बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति का काम है जो सामान्य रूप से कर दिया और सब दलों को साथ लेकर कर दिया और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में प्रस्ताव पास करके कह दिया, वो काम कर दिया। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो लकीर खींच गई है, चाहे सफाई के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे चिकित्सा के बारे में हो, चाहे अन्न के बारे में हो। और सबसे बड़ा काम जो हो जाएगा भारत का आने वाले 3-4 वर्ष में, गरीबी तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। 25 करोड़ लोग तो उसके बाद आ गए हैं, 3-4 करोड़ लोग और आ जाएंगे और अत्यंत गरीबी जो है वो रहेगी नहीं। भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा, भारत का एक काम होगा। उसी प्रकार भारत जो है सांस्कृतिक रूप से भी पुनः अपनी वैभव को प्रतिष्ठित करता जा रहा है। सारे कुंभ के मेले का आपने देखा और सारे जो कॉरिडोर बन रहे हैं वो सब मिलकर भारत का सांस्कृतिक उत्थान होगा, भारत का समुत्कर्ष होगा, परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा और भारत विश्व की 3 अर्थव्यवस्था में स्थापित हो जाएगा। तो हमने राजनीति के बारे में बहुत बात की, संसदीय परंपराओं के बारे में बात की, आपातकाल से लेके और तमाम विषयों पे बात की। लेकिन जैसा हम भारत में मानते हैं कि सब कुछ भाग्य पे निर्भर करता है, नियति की डेस्टिनी जिसको कहते हैं ना, कि हमारे हाथ में कुछ बहुत सी चीजें नहीं होती हैं। तो अगर आप अपने आप को दोबारा जन्म मिलता है तो क्या फिर राजनीति में आना चाहेंगे या कोई ऐसी इच्छा रहेगी कि यार राजनीति 50 साल कर ली, अब दूसरा जन्म मिलता है तो मैं कुछ और करूं, या अभी लगता है कि नहीं, अगर दोबारा जन्म मिलता है तो राजनीति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम देश के उत्थान, प्रदेश के उत्थान में सहायक हो सकते हैं? देखिए, सनातन संस्कृति की मान्यता है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृतस्य तय। जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है और जो मरा उसका जीवन पुनर्जन्म तय है। तो पुनर्जन्म को बहुत लोग मानने लगे, तो मैं अभी ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं मोक्ष नहीं चाहता हूँ। अच्छा, मैं पुनर्जन्म चाहता हूँ भारत में, और पुनर्जन्म भी चाहता हूँ भारत के सांस्कृतिक अभ्युदय और भारत का जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको लेकर दुनिया भर में जाए। तो मुझे भगवान ऐसा जन्म दे भारत में, राजनीति में कोई लंबा चौड़ी बात नहीं है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने में और वसुदेव कुटुंबकम को बढ़ाने में मैं अधिक से अधिक मदद कर सकूं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार के काम करने के लिए मेरा भारतवर्ष में ही पुनर्जन्म हो, ये मेरी इच्छा है। नहीं, बहुत आपने अच्छा कहा कि बहुत से लोग हैं कि आज जो जरा सा होता है सुविधाओं के लिए विदेश भागते हैं, और आप चाहते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म हो, भारत में ही हो और सांस्कृतिक उद्भव के लिए, सांस्कृतिक उन्नति के लिए काम करें। अंत में हम एक सवाल ऐसा है कि राजनीति में जो बहुत से लोग आते हैं आज और वो शॉर्टकट लेके आते हैं, बहुत से लोगों को सुनाया गया 5 साल हो गए पार्टी में काम करते, कुछ नहीं मिला, कब मिलेगा, मतलब वो भूल जाते हैं कि 20-20 साल करने वाले। तो राजनीति में आने वाले, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी दल के हो, राजनीति में आने वाले नई पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति एक मिशन है, राजनीति प्रोफेशन नहीं है। तो राजनीति में आने वाले जो नवयुवक हैं वो एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके आए
कि हम भारतवर्ष के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत के आम आदमी के लिए क्या करना चाहते हैं, उसमें वो काम करेंगे तो अवसर उनके लिए अपने आप खुलते जाएंगे और वो आगे चले जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट की कोशिश करेंगे तो उसका थोड़े समय के लिए लाभ हो सकता है, उसका न तो लाभ देश को होगा, न देश के लोकतंत्र को होगा और न उनको होगा। तो दर्शकों, आपने सुना घनश्याम तिवारी जी, बहुत से अनछुए पहलुओं पे इन्होंने प्रकाश डाला। ऐसी चीज़ें जो न किताबों में मिलेंगी, न कहीं पुराने वीडियो में मिलेगी, न कहीं सुनने को मिलेगी। क्या राजनीति में आने का मतलब शॉर्टकट नहीं, राजनीति में आने का मतलब सिर्फ पद पाना नहीं, राजनीति में आने का मतलब है समाज को कुछ देना, त्याग की भावना। जिन लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया, अगर आपको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा है तो आया हुआ टिकट लौटाना। ये राजनीति के उसूल, जो आज की राजनीति सिद्धांतों में गिरावट आ रही है, मर्यादा जो आज कार्यकर्ता राजनीतिक दल खोते जा रहे हैं, उस पर घनश्याम जी ने जितना प्रकाश डाला, और पिछले 50 साल का अनुभव है ये, जो बेबाकी से कई सवालों का, किसी सवाल के लिए ऐसा नहीं कहा कि नहीं इसको मैं बाईपास करूंगा, नहीं इस पे नहीं बोलूंगा, या गोल मटोल जवाब नहीं दिया। खुल के जो राजनीति की, और आप घनश्याम जी के जो आज का आपने देखी बातचीत देखी, वो आज लग सकता है कि राज्यसभा के सदस्य 6 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, चुनाव समिति में रहे हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे हैं। लेकिन ये एक दिन का परिणाम नहीं है, ये बरसों की साधना है, बरसों की तपस्या है। जिन सिद्धांतों, जिन विचारधाराओं, जिन मूल्यों के लिए राजनीति में प्रवेश किया था, आज इस उम्र में भी वो उसी मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं। आज संसद में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जहां जो भूमिका मिली उसकी भूमिका को निभाया। और कांग्रेस के नेता, जो विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने किस तरह से पुराने जमाने के लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक दूसरे की मदद करते थे, उसके भी उदाहरण दिए। आज की राजनीति में ये चीज़ें बहुत गौण हैं, देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो राजनीति में नए लोग हैं वो इसको देखें और कुछ इससे अगर सीख सकें तो शायद ये आज हमारी वार्तालाप सफल हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर, धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.